बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूएचएसएमडी के 2024 के फ़िज़िक्स पोर्शन के तमाम एमसीक्यूज़ को और उनके सॉल्यूशंस को। इन तमाम एमसीक्यूज़ का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास में है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ, कि जनरेटर और ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स हैं, ये काम करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग। यानी कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो वहाँ पर इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा बीटा। एमसीक्यू नंबर 2 हमारे पास में है, इन एन एसी जनरेटर द ईएमएफ विल बी मैक्सिमम व्हेन फैक्टर साइन ओमेगा टी इज़ इक्वल टू। वो कहता है कि साइन ओमेगा टी की किस वैल्यू के लिए जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम होती है। तो स्टूडेंट्स एसी जनरेटर के केस में हमारे पास में जो ईएमएफ है, इसका रिलेशनशिप होता है एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से आप देखो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का साइन ओमेगा टी से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और हम जानते हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो अगर हम मैक्सिमम ईएमएफ चाहते हैं तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होनी चाहिए। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा बीटा, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इंड्यूस करंट विल फ्लो इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ। तो इसमें कहता है कि जो सर्किट में करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इस तरह से होती है कि वो अपने कॉज को अपोज करता है। ये किसकी स्टेटमेंट है? तो स्टूडेंट्स हमारे पास में ये बेसिकली स्टेटमेंट है लेंजेस लॉ की। तो हमारा जो चार्ली ऑप्शन है यहाँ पे वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है हमें ये बताना है। और हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बाय डेफिनेशन इसका फॉर्मूला होता है फाई बी डिवाइडेड बाय एरिया। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर बनेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अपना चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो ये कुछ इस तरह से दिखती हैं। यानी कि ये हमेशा नॉर्थ से आउटवर्ड और साउथ में इन होती हैं। यानी कि आप कह लो कि नॉर्थ से ये स्टार्ट होती हैं और साउथ में आके एंड हो जाती हैं। और ये तमाम लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती और ये कर्व फॉर्म में होती हैं। तो अपने ऑप्शन में हमारा अल्फ़ा, बीटा और चार्ली, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। डेल्टा ऑप्शन में कहता है मैग्नेटिक फील्ड इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट वेयर द लाइंस आर फार्थेस्ट, कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है जहाँ पे लाइंस एक दूसरे से दूर होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज जब लाइंस आपस में से दूर दूर होती हैं तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होती है, और जहाँ पे लाइंस एक दूसरे के करीब होती हैं वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले से स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को करेक्टली डिस्क्राइब नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फार्मूला फाई इज़ इक्वल टू बी डॉट ए रिप्रेजेंट्स। तो उसमें से ये हमारे पास में बेसिकली डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स की, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर। तो अपना राइट ऑप्शन बनेगा बीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है, वोल्ट टाइम्स अम्पेयर इज़ द मेजर ऑफ। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल पावर की, तो इसका फार्मूला होता है V इंटू आई, यानी कि वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। अब यहाँ से हम जानते हैं कि पावर का जो ऐसा यूनिट है वो होता है वॉट, और 1 वॉट इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये बराबर होगा वोल्ट वोल्टेज के लिए, एंड करंट का यूनिट होता है हमारे पास में अम्पेयर। तो वोल्ट टाइम्स अम्पेयर जो कि वाट के बराबर है, और ये बेसिकली मेजरमेंट है इलेक्ट्रिकल पावर की। तो हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विद राइज इन टेम्परेचर। तो हमें ये बताना है कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है, टेम्परेचर के साथ उसका क्या लिंक होता है। तो स्टूडेंट्स सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करवाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो बीटा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज़ डबल देन रेजिस्टिविटी बिकम्स। तो अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें हमारे पास में, तो इसका फार्मूला होता है रो इज़ इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। तो इसमें हमारे पास में जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, और ये ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर पर इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि उसके लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। तो अगर आप लेंथ को डबल भी करोगे तो रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी। तो हमारा चार्ली ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है,
द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन मेटल्स इज़ proportional टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एज लॉन्ग एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज़ केप्ट कॉन्स्टेंट इज़ नॉन एज। तो ये बेसिकली हमारे पास में स्टेटमेंट है ओहम्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पर हमारा चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ चार्ज ऑफ 90 कूलम पासिस थ्रू अ वायर फॉर 30 सेकेंड देन द करंट इन द वायर विल बी। इसमें हमें दो चीज़ें उसने बता रखी हैं, चार्ज एंड टाइम। तो यहाँ से हमें करंट कैलकुलेट करना है और इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है आई इज़ इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू की वैल्यू हमारे पास में 90 कूलम है, टाइम 30 सेकेंड है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3 एम्पेयर। तो हमारा अल्फा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, यानी कि कौन सी खासियत जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस को डिस्क्राइब नहीं करती। तो इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्सेस की, तो बाय कूलम लॉ इसका फॉर्मूला होता है एफ इज़ इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं ये चार्जेस के दरमियान एक्ट करती है और चार्जेस आपस में अट्रैक्शन भी करते हैं एंड रिपल्शन भी। इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होती हैं। तो हमारा अल्फ़ा, चार्ली एंड डेल्टा ये राइट ऑप्शंस हैं। बीटा ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस को डिस्क्राइब नहीं करता। तो बीटा इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग 2 कूलम चार्ज विच रिक्वायर 600 जॉल ऑफ वर्क बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 2 पॉइंट्स का अगर हम 600 जॉल वर्क करते हैं 2 कूलम चार्ज पर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है डेल्टा डब्ल्यू बाय चार्ज। अब यहाँ पे वर्क डन हमारे पास में है 600 कूलम और चार्ज हमारे 600 जॉल और चार्ज हमारे पास में है 2 कूलम। तो जब हम 600 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 300 वोल्ट्स। तो आपका बीटा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इन द मिडल रीजन इज़, यानी कहते हैं दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो किस तरह से होती है। तो उसमें अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो देखो यहाँ पे हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, इनकी डायरेक्शन सेम है और इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो भी सेम है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा बीटा। तो बिटवीन द प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज़। तो हमारे पास में जो कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट है ये होता है फैरेड और 1 फैरेड बराबर होता है 1 कूलम पर वोल्ट के। तो हमारा चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमें ये बताना है कि कौन सी फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो स्टूडेंट्स दो तरह की फोर्सेज होती हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। अगर हम बात करें कंजर्वेटिव फोर्सेस की तो ये ऐसी फोर्सेस हैं जिनकी वजह से जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता और एक क्लोज पाथ के अलॉन्ग जो वर्क डन है वो ज़ीरो होता है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट होता है और जो वर्क डन है अलॉन्ग द क्लोज पाथ वो भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, नॉन ज़ीरो होता है। तो हमारे जो गिवन ऑप्शन है वहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जबकि बाकी तमाम फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर वो बनेगा अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्क डन इज़ इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं वर्क डन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास में जो फोर्स है उसको नाम दिया गया है एफर्ट का और डिस्प्लेसमेंट को उसने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो हमारा अल्फा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स द वर्क डन इज़। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे पास में डेफिनेशन है जाउल की, यानी कि अगर हम बात करें वर्क डन की बाय फार्मूला तो ये होता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी। फोर्स हमारे पास में 1 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो हमारे पास में जो वर्क डन है वो आएगा 1 जाउल। तो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज टू लिफ्ट द वेट ऑफ 2 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर इन 4 सेकेंड। व्हाट इज़ द पावर आउटपुट ऑफ द मोटर। तो हमें पावर कैलकुलेट करनी है और जो डाटा हमें गिवन है यहाँ पर वो है वेट जो कि 2 न्यूटन है और वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि जो हाइट है वो हमारे पास में 100 सेंटीमीटर है जो कि 1 मीटर की इक्वल होगी और टाइम हमारे पास में है 4 सेकेंड। तो अगर हम बात करें पावर की तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई टी और यहाँ पे जो वर्क डन है वो बराबर होगा एम जी एच के डिवाइडेड बाई टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो तो एम जी यानी कि जो वेट है वो हमारे पास में है 2 न्यूटन, हाइट हमारे पास में 1 है
और टाइम हमारे पास में 4 सेकंड है। तो जब आप 2 को 4 से कैंसिल करोगे तो बनेगा 1/2, और 1/2 को सॉल्व करने पर आंसर आएगा 0.5 वॉट। तो हमारा बीटा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास में है, द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा इज गिवन बाय द फार्मूला। तो अगर हम बात करें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की, तो इसका फार्मूला हमारे पास में होता है v²/r, और हम जानते हैं लीनियर वेलोसिटी यानी कि v ये बराबर होती है r ओमेगा के। तो बनेगा a = r ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अब यहाँ से जब हम स्क्वायर को अलग अलग करेंगे तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा a = r ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एन एयरक्राफ्ट मेक्स अ टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 100 मीटर। इट इज़ ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट विल बी। तो हमें एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एयरक्राफ्ट की, और यहाँ पे हमें दो चीज़ें गिवन है, रेडियस जो कि 100 मीटर है एंड लीनियर वेलोसिटी जो कि 250 मीटर पर सेकेंड है। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास में लीनियर वेलोसिटी का रिलेशनशिप होता है v = r ओमेगा। अगर हमने ओमेगा कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला बनेगा v/r। v की वैल्यू हमारे पास में 250 है और r हमारे पास में 100 मीटर है। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.5 रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा बीटा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ पार्टिकल ऑफ मैस m इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v, देन सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज f. If the velocity of a particle is increased by 2 times and radius of circular path increases by 4 times, then new centripetal force will be. यानी कि कहता है कि जब मैस उसका m है, रेडियस r है, वेलोसिटी v है, तो फोर्स उसके ऊपर लगने वाली f के इक्वल है। अगर हम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को 2 टाइम इंक्रीज़ कर दें और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस इसको 4 टाइम इंक्रीज़ करें, तो सेंटीपिटल फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो इसमें हमारे पास में सेंटीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है ना, ये होता है F = mv² डिवाइडेड बाई r। अब यहाँ से आप देखो तो अगर वेलोसिटी को आप डबल करते हो तो सेंटीपिटल फोर्स 4 टाइम इंक्रीज़ करेगी, बिकॉज वेलोसिटी का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। और जब हम r को 4 टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो जो सेंटीपिटल फोर्स है वो 4 टाइम डिक्रीज़ करेगी, बिकॉज उसके साथ उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो वेलोसिटी को डबल करने से 4 टाइम इंक्रीज़ और रेडियस को 4 टाइम इंक्रीज़ करने से जो सेंटीपिटल फोर्स है वो 4 टाइम डिक्रीज़ करती है। तो हमारे पास में जब आप दोनों को चेंज करोगे इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेंटीपिटल फोर्स जो है वो सेम रहेगी। तो एफ प्राइम विल बी इक्वल टू एफ। तो हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है यहाँ पे राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आ रोलर कोस्टर इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 मीटर। द नेट मास ऑफ कोस्टर प्लस पैसेंजर्स इज m. द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़। तो हमें सेंटीपिटल फोर्स कैलकुलेट करनी है, और हम जानते हैं सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास में होता है F = mv² डिवाइडेड बाई r। अब यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास में है 30, तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा, और जो रेडियस है ट्रैक का वो है 30 मीटर। अब हम जानते हैं 30 का स्क्वायर ये होता है 900, तो आएगा F = 900 m डिवाइडेड बाई 30। अब जब आप 900 को 30 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 30 टाइम्स ऑफ द मास, यानी कि 30 m। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एम्पलीट्यूड इन द फॉलोइंग फिगर इज़ गिवन एज। तो कहता है ये बताओ इस डायग्राम में एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स बाय डेफिनेशन आप जानते हो एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर हम डायग्राम को देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसने शो कर रखा है डायग्राम के अंदर वो है 1 मीटर का। तो 1 मीटर इज़ द एम्पलीट्यूड, सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट द नोड्स व्हेन स्ट्रिंग इज़ प्लग्ड। तो कहता है कि ये बताओ कौन सी बात जो है वो गलत है नोड्स के बारे में। स्टूडेंट सबसे पहले ऑप्शन में कहता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ ज़ीरो। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो देखो नोड्स हमारे पास में ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। डोंट मूव अलॉन्ग द स्ट्रिंग, तो नोड्स हमेशा परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, ये मूव नहीं करते, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। ऑप्शन सी है, प्रोड्यूस्ड एट द फिक्स एंड ऑफ द स्ट्रिंग प्रेजेंट। तो जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है उसके फिक्स एंड पर हमेशा नोड बनता है। तो ये भी आप डायग्राम से देख सकते हो कि जहाँ से हमने रस्सी को फिक्स कर रखा है वहाँ पे नोड बन रहा है जिसको एन से रिप्रेजेंट किया है। तो मतलब ए, बी और सी हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। और डेल्टा ऑप्शन में कहता है डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव नोड्स इज़ 1 वेव लेंथ। तो दो कंजेक्टिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक लेमडा के बराबर होता है, 1 वेव लेंथ के बराबर होता है। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, ये नोड्स के बारे में दुरुस्त बयान नहीं है। तो हमारा डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज दो कंजेक्टिव नोड्स का जो डिस्टेंस है वो लेमडा बाय 2 यानी कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ के बराबर होता है।
क्वेश्चन नंबर 26 है, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर। तो स्टूडेंट्स, जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो हम कहते हैं इनपुट पावर जो है वो हमेशा बराबर होती है आउटपुट पावर के। बट इन केस ऑफ रियल ट्रांसफार्मर, जो इनपुट पावर है वो हमेशा ग्रेटर होती है आउटपुट पावर से। तो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर हमारा अल्फा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड द सर्किट इज कॉल्ड रेक्टिफायर, विच कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट एज अ रेक्टिफायर। तो कहते हैं कि कौन सा कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का रेक्टिफायर के तौर पर काम करता है। तो इसमें हमारे पास में डायोड्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि रेक्टिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं फॉर द रेक्टिफायर डिवाइस। तो हमारा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 28 है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज़ गिवन बाय। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारे पास में 4 डायोड बेसिकली यूज़ करते हैं जो कि एक दूसरे के साथ एक ब्रिज की फॉर्म में जुड़े होते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा डेल्टा, यानी कि 4 डायोड्स कनेक्टेड इन ब्रिज टाइप अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ डायोड करेक्टरिस्टिक कर्व इज़ प्लॉटेड बिटवीन। जो डायोड की कर्व होती है वो किन दो चीज़ों के दरमियान प्लॉट करी जाती है। तो इसमें हमारे पास में जो डायोड होता है अगर वो फॉरवर्ड बायस्ड है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है जो कि करंट और वोल्टेज के दरमियान है। लेकिन जब वो रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है जिसको हम करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द डायोड कहते हैं। तो ये जो ग्राफ है वो बेसिकली प्लॉट किया जाता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो हमारा चार्ली ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इज़। तो इसमें हमारे पास में जो प्लैंक कांस्टेंट है जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल मूविंग एट 10⁻6 मीटर पर सेकेंड एंड हैविंग मैस 10⁻−30 किलोग्राम इज़। तो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। अब देखो हमारे पास में डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mv। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास में 6.6 इंटू 10⁻−34, मैस हमें गिवन है 10⁻−30 किलोग्राम और स्पीड हमारे पास में है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो इसमें डिनोमिनेटर में जब आप -30 से 6 को कम करोगे तो ये बन जाएगा -24, और जब -24 न्यूमरेटर में जाएगा तो बन जाएगा +24, और -34 में से जब +24 निकालोगे तो ये बनेगा -10। तो हमारे पास में आंसर रहेगा 6.6 इंटू 10⁻10 मीटर, यानी कि अल्फ़ा ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लाइट प्रोपागेट थ्रू स्पेस एज अ वेव इज़ एविडेंट बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उसके वेव नेचर को डिस्क्राइब नहीं करती। तो इसमें हमारे पास में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये बेसिकली पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट को डिस्क्राइब करता है, ये उसकी वेव प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करता। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विथ सीरीज़ फॉल इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो कौन सी ऐसी सीरीज़ है जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। तो इसमें हमारे पास में बेसिकली एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और जो लाइमन सीरीज़ हैं ये लाई करती हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। तो हमारा अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, जबकि पीफन पास्टन और ब्रैकेट सीरीज़ जो हैं वो IR रीजन के अंदर लाई करती हैं, एंड बाल्मर सीरीज़ एक वाहद सीरीज़ है जो कि विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड सो दैट ऑन कोलिजन इट कैन लिफ्ट द इलेक्ट्रॉन इन द एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सम हायर स्टेट इज़ नॉन एज। तो ये बेसिकली हमारे पास में डेफिनेशन है कि वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है, हायर एनर्जी लेवल से में ले जाता है, उसको एक्साइटेशन पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एक्स रेज इज़ इनकरेक्ट। तो हमें ये बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो एक्स रेज के बारे में ठीक नहीं है, वो गलत है। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर हैव हायर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। तो स्टूडेंट्स इसका जो पहला ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, बिकॉज एक्स रेज़ की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है विजिबल लाइट की निस्बत, जबकि एक्स रेज़ की जो फ्रीक्वेंसी है और एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा जो अल्फ़ा ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा कि एक्स रेज़ हैव हायर वेवलेंथ दैन विजिबल लाइट, ये इनकरेक्ट है। जबकि जो बाकी ऑप्शन है बी, सी और डी ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। एक्स रेज़ को वो करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करती हैं, सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज़ में ज़्यादा पेनिट्रेट होती हैं, और ये हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। तो ये तीनों बातें ठीक है, बट अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 36 है, द यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट इज़। तो उसमें अगर हम बात करें डिके कांस्टेंट की तो ये लैम्डा होता है जो कि बराबर होता है 0.693 ओवर हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ का यूनिट होता है सेकंड। तो सेकंड को जब आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो बनेगा पर सेकंड।
तो डिके कांस्टेंट का जो ऐसा यूनिट है वो पर सेकंड होता है, तो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ़ वी हैव n नॉट नंबर ऑफ एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ n हाफ लाइव्स द नंबर ऑफ द एटम्स लेफ्ट बिहाइंड इज़। तो उसमें हमारे पास में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिमेनिंग एटम्स, इनका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर n, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 रेज टू द पावर n इंटू एन नॉट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सोमैटिक बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन। तो ये हमारे पास में बेसिकली बुक लाइंस का क्वेश्चन है और हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा जो इफेक्ट है वो सोमैटिक इफेक्ट नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में हम जानते हैं सोमैटिक इफेक्ट जो है वो टेम्प्रेरी होते हैं, जो कि लो रेडिएशन की वजह से बनते हैं और ये जल्दी ठीक भी हो सकते हैं। तो हमारे पास में अल्फ़ा, बीटा एंड चार्ली, ये जो तीनों इफेक्ट्स हैं ये सारे के सारे सोमैटिक हैं, जबकि डेल्टा ऑप्शन है वो जेनेटिक बायोलॉजिकल इफेक्ट है, यानी कि जीन्स म्यूटेशन, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है और ये लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन की वजह से होती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है हमारे पास में वो बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी मेड बाय बम्बार्डिंग। तो इसमें मैं कहता है कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस तरह से बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स जब भी हम किसी स्टेबल एलिमेंट के ऊपर हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो जो स्टेबल एलिमेंट होता है वो अनस्टेबल हो जाता है और रेडिएशंस को एमिट करता है। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये बेसिकली एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन ट्रांसवर्स वेव द पोर्शन अबव द मीन लेवल इज़ कॉल्ड। तो कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव के केस में जो मीन पोजीशन से अबव पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है। तो अब डायग्राम में देखो तो हमारे पास में मीन पोजीशन से जो अबव पोर्शन है वो बेसिकली क्रेस्ट कहलाता है। तो हमारा जो बीटा ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट होगा, जबकि बिलो द मीन पोजीशन जो पोर्शन है उसको ट्रफ का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज स्टेशनरी वेव्स। तो इसमें कहते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस नहीं करती। अब देखो इसमें जब हम बात करते हैं ना स्टेशनरी वेव्स की, तो उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, यानी कि टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड। जब दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो आपका अल्फ़ा, बीटा एंड डेल्टा, ये तीनों ऑप्शंस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट हैं। तो हमारा जो चार्ली ऑप्शन है वो रॉन्ग है, जो कि स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस नहीं करवाता। तो हम लिखेंगे टू वेव्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। जब दो वेव्स जिनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल होता है वो कभी भी स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट डुपलर इक्वेशन व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग द स्टेशनरी ऑब्जर्वर वेयर एफ नॉट इज़ द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एफ एस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, वी इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एंड वी नॉट इज़ द स्पीड ऑफ सोर्स रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। तो इसमें सिंपली ये कहता है कि अगर एक सोर्स अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ तो उसकी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर होगी ऑब्जर्वर के लिए। अब देखो इसमें हमारे पास में जब भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाता है विद स्पीड यूएस, तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का वो होता है एफ इज़ इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ एस। यहाँ पे वी एस हमारे पास में सोर्स की स्पीड है जिससे वो मूव कर रहा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा अल्फ़ा। 43 है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स विच आर एग्जैक्टली इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड। वो कहते हैं कि दो ऐसे पार्टिकल जो कि सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं उनका डिस्टेंस क्या कहलाता है। तो उसमें हमारे पास में देखो एक वेव की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसे दो पॉइंट्स जो एग्जैक्टली सेम फेज़ में होते हैं, इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको वेव लेंथ कहते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 44 है, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस की तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो हम सिस्टम को हीट देते हैं और ना ही सिस्टम से हीट हम रिमूव करते हैं। तो जो हीट होती है सिस्टम के लिए वो ज़ीरो के बराबर होती है। तो एडियाबैटिक के केस में हमारा जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट होगा, यानी इसको मिलने वाली जो हीट है वो ज़ीरो होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, द कूलम लॉ स्टेट्स। तो यहाँ पे आपने कूलम लॉ की स्टेटमेंट बतानी है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है ये उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अल्फ़ा ऑप्शन में कहता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, तो ये रॉन्ग है। बीटा में कहता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम।
तो बीटा हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। जबकि चार्ली में कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्जेस के सम के, ये भी रॉन्ग है, और डेल्टा ऑप्शन भी जो है आपका वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 47 है द फार्मूला V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट रिप्रेजेंट। तो ये हमारे पास में सिंपली फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। तो हमारा C इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 है इन एन इलास्टिक कोलिजन द टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट जब हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की, तो इस केस में हमारी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, ये हमेशा कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो आपका जो डेल्टा ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द कर्व पाथ इज़। तो जब भी हम बात करते हैं ना कर्व पाथ की, तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 50 है द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम इफ़ द फैक्टर साइन 2 थीटा बिकम्स। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास में जो रेंज है ना, इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू VI² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई G। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि रेंज का साइन 2 थीटा के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं +1 के बराबर होती है। तो जब हमारे पास में साइन 2 थीटा की वैल्यू +1 के बराबर होगी, तो जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम होती है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 51 है 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट सिंपली एक डेफिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की कि 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो C इज़ द राइट ऑप्शन। 52 है इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट जब भी आपसे कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी ग्राफ का आपने एरिया निकालना हो, तब उन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ। अब देखो हमारे पास में स्पीड टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो अगर हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करवाएं तो VT ये बराबर होता है S के, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट को जाहिर करता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 53 है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स। तो स्टूडेंट्स ये MCQ हमारे पास में बेसिकली बुक लाइन्स की इन्फॉर्मेशन है। तो न्यूटन्स लॉज के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो मास है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है उसके इनर्शिया की, यानी कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका जो इनर्शिया है, यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है अपोज करने की अपनी स्टेट के ख़िलाफ़, वो ज़्यादा होती है। तो बीटा हमारा जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू। तो उसमें हमारे पास में आपने ये बताना है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो ये बात हम जानते हैं, 1 किलोवाट आवर जो है ये बराबर होता है 3.6 मेगा जाउल के। तो हमारा चार्ली ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सुन ये थे हमारे आज के सारे MCQs। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी MCQ में कोई मसला है, कोई डाउट हो, तो आप उसको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।